हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे दिए गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के पहले हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको किन किन बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको देखना है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमें किस त्रिभुज का अध्ययन करना है। तो जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत केवल और केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो जब त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया गया तो उसका जो अनुप्रयोग दिया गया होगा वहां पर भी किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाएगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसे त्रिभुज जिनका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे त्रिभुज जिनका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बिंदु मान लेते हैं ए, बी और सी। कोई भी त्रिभुज है उसमें तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन, और तीन ही भुजाएं भी होती हैं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनमें तीन शीर्ष है तो तीन कोण भी बनेंगे। एक कोण बना हुआ है ए पर, एक बना हुआ है बी पर और एक बना हुआ है सी पर। तो यहाँ तीन कोण है जिसमें आपको केवल एक कोण देखना है। कितने अंश का दोस्तों? 90 अंश का। तो ये अगर एक कोण इसका 90 अंश का है तो आप कहेंगे ये जो त्रिभुज आपको दे दिया गया है ये कितने अंश का है? कोण तो इसका 90 है, इसलिए इस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा? समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। तो परिभाषा तो स्पष्ट हो चुकी होगी, एक बार आप लोग इसे फिर से स्पष्ट सुन लीजिएगा। फिर अगर आपको आवश्यकता है तो इस परिभाषा को आप लोग नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये तो रहा आपका समकोण त्रिभुज। इसके बाद देखिएगा, जो आपका समकोण त्रिभुज है इसमें तीन भुजाएं होती है दोस्तों। क्या आपको वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? यदि ना दिखाई दे रहा होगा तो जरूर बताइएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। जी, स्पष्ट है। तो एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आपका समकोण त्रिभुज है, अवश्य त्रिभुज कोई भी होगा लेकिन समकोण त्रिभुज में आपको ये देखना है इनमें तीन भुजाएं होती हैं, प्रत्येक भुजाओं के नाम भी होते हैं। जैसे यहाँ कुछ देर के लिए क्या कहा जाएगा, जो आपका त्रिभुज है उसके तीनों अंतःकोणों का योग दोस्तों कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीन कोणों का जो योग है वो कितने अंश का होता है? 180। और जब उसका एक कोण आपने 90 निकाल दिया तो जो शेष दो बचे हुए हैं उन शेष दो का योग भी कितना होगा दोस्तों? 90 ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 तभी तो 180 अंश का हो पाएगा। तो जो आपका त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? तो प्रत्येक कोण कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 30-30 हो या 60-60 हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका शर्त है एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो चलो, एक कोण तो आपने लिख लिया 90 अंश। तीनों मिलकर 180 होने चाहिए, जिनमें एक कोण अकेला 90 प्राप्त कर चुका है। तो अब आपके पास बचे कितने? 180 थे जिसमें आपने 90 दे दी एक को। शेष अभी आपको दो कोण में 90 अंश को बांटने हैं। टोटल था 180 जिसमें 90 निकल गया तो बचा कितना? 90। अर्थात ये दो कोण जो थे वो आपस में बांट लेंगे कितने अंश को? 90 अंश को। अर्थात अगर एक 30 है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। हो सकता है पहला भी 45 हो और दूसरा भी 45 हो। इस प्रकार बांटना है कि दोनों का योग क्या हो जाए? 90 हो जाए। अगर एक है 20 अंश का तो दूसरा कितने अंश का होगा दोस्तों? 70 अंश का, क्योंकि 70 और 20 90 हो जाएगा। तो यहां से प्रश्न बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो आप बताएंगे 180 अंश का होता है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे 90 अंश का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन,
समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग कितना होता है? तो दो न्यून कोणों का योग भी कितना होता है दोस्तों? 90 अंश का होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं त्रिभुज और त्रिभुज के प्रत्येक कोणों को ये होते क्या है। अब एक बात और समझनी है, जब हमारा एक कोण 90 हो गया तो शेष दो मिलकर 90 होंगे। तो अब हमको केवल ये समझना है कि जो शेष दो न्यून कोण थे उनका योग 90 ही होगा। अब एक बात और समझ में आ जानी चाहिए, इन भुजाओं को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब देखिएगा जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है दोस्तों। समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। अब समकोण के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी थी उसे एक नाम दे दिया गया कर्ण का। किसका नाम दिया गया? कर्ण का नाम दे दिया गया। तो कहा गया समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। अब हमारे पास अभी दो भुजाएं बची हैं। समकोण के सामने वाला का तो आपने नामकरण कर दिया कि वो है क्या? कर्ण। अब हमारे पास दो न्यून कोण है, उसमें हम किसी एक न्यून कोण को ले सकते हैं। चाहे हम यहाँ न्यून कोण ले लें और चाहे यहाँ, दोनों में समझा दे रहे हैं आपको। मान लो ये आपका न्यून कोण है, जो बिंदु ये है वहीं पर आपका न्यून कोण है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा थी इस भुजा को नाम दिया गया, सामने का मतलब है दोस्तों सम्मुख। इस भुजा को क्या कहा गया? सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा के बाद इसे एक और नाम दे दिया गया लंब का। किसका नाम दिया गया? लंब का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये 90 अंश पर खड़ी हुई लाइन है तो इसे क्या कहा गया? लंब कहा गया। तो अब यहां देखिएगा, ये तो था आपका न्यून कोण, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहा गया, और सम्मुख भुजा को एक और नाम दे दिया गया जिसे क्या कहा गया? लंब कहा गया। अब ये दूसरी पॉइंट क्या देखना है, आपकी दो भुजाएं, आपने नामकरण दो भुजाओं का कर लिया, दोनों का नाम आप समझ गए, एक को कर्ण कहा गया और एक को लंब कहा गया। जो शेष तीसरी भुजा बच रही है उस तीसरी भुजा को देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब है कोण से जुड़ी हुई भुजा। तो कोण से दो भुजाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन एक का नामकरण तो पहले ही हो चुका, उसे हम लोग कर्ण समझ चुके हैं कि ये कर्ण है। तो अब यहां पर कोण से जुड़ी हुई एक भुजा बची है जिसे हम लोग कहेंगे संलग्न भुजा। कौन सी भुजा दोस्तों? कहेंगे संलग्न भुजा। ये रहा संलग्न भुजा। अब संलग्न भुजा को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग आधार कहते हैं। यानी जो भी त्रिभुज था उसका सभी भाग इसी संलग्न भुजा पर ही टिका हुआ है, इसलिए इस भुजा को नाम क्या दे दिया गया? आधार नाम दे दिया गया। अब एक बात याद रखिएगा, इन तीनों भुजाओं के नाम, समकोण के सामने वाली भुजा का केवल एक ही नाम है जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा या फिर लंब कहते हैं। और जिस भुजा पर न्यून कोण बना होता है उस तीसरी भुजा को हम लोग संलग्न भुजा या फिर आधार कहते हैं। तो अब ये पॉइंट तो आपको समझ में आ चुका है। अब चलिएगा, यहां तक मान के चलते हैं कि आप समझ चुके हैं, लेकिन यदि जो हमारा न्यून कोण है दोस्तों वो नीचे ना होकर गलती से ऊपर हो जाए, ये तो आपका समकोण है ही, और समकोण के सामने वाली भुजा का तो वही नाम होगा, ये सबसे बड़ी है और इस भुजा का नाम कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, जैसा कि इस त्रिभुज में दिया गया सेम वैसे ही लिखे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम न्यून कोण नीचे लिए थे ए पर, अब की बार हम लोग न्यून कोण ऊपर ले लिए हैं सी पर। अब देखिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सम्मुख भुजा। इसी भुजा को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? लंब भी कहते हैं। अब एक तीसरी भुजा बची हुई है जिस पर आपका न्यून कोण बना हुआ है। बना तो कर्ण पर भी है, लेकिन इसका नाम तो आपने पहले ही लिख दिया कि ये सबसे बड़ी भुजा, इसे कर्ण कहा जाएगा। शेष तीसरी भुजा है जो इन दोनों भुजाओं से मिली भी हुई है, तो इस भुजा को क्या कहा जाएगा? संलग्न भुजा। और इसी संलग्न भुजा को हम लोग नाम दे देते हैं आधार का।
किसका नाम दिया गया दोस्तों? आधार का। तो ये व्यवस्थाएं रही हैं आज के चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो आपको यहां से समझना क्या है? आपको समझना था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आप किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, तो आप बताएंगे कि हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। शेष दो न्यून कोण है, कोई भी एक न्यून कोण लिया जाएगा, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा या फिर लंब कहा जाएगा। जो तीसरी भुजा शेष बच जाती है उसे संलग्न भुजा या फिर आधार कह दिया जाएगा। अब यहाँ जो तीन भुजाएं हैं, हम इन तीनों भुजाओं में अनुपात यदि निकालें तो इन तीनों भुजाओं में किसी भी दो दो भुजा का जो अनुपात प्राप्त होगा, उस भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास कितने हैं? तीन हैं। एक किसका किसका? देखिएगा, जो अनुपात आप निकालते हैं, लंब का कर्ण से आप संबंध प्राप्त कर सकते हैं, फिर आधार का भी हम लोग कर्ण से संबंध प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरा संबंध है आधार का हम लोग लंब से भी संबंध प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका त्रिभुज है, वहां पर जो हमें अनुपात प्राप्त करना है, वो हम तीन तरीके से मुख्य रूप से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। एक, अगर ये न्यून कोण है तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। एक तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं लंब का कर्ण से, आधार का भी कर्ण से और लंब का आधार से। ये तो हमारे तीन मुख्य अनुपात हैं। तो अब देखिए, उसके बाद उसी को उलट दीजिएगा, व्युत्क्रम कर दीजिएगा, तो तीन और भी मिल जाएंगे, जिससे हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई लंब और कर्ण में संबंध बता रहा है, तो लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन से प्रदर्शित करते हैं। साइन थीटा यहां लिया गया क्योंकि कुछ ना कुछ तो कोण बन ही रहा होगा। इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाता है लंब बटा कर्ण। मतलब लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है ए बटा के, अर्थात आधार और कर्ण के जो अनुपात प्राप्त होते हैं, उस अनुपात को हम लोग cos थीटा का नाम दे देते हैं। फिर तीसरी भुजाओं में क्या अनुपात मिला? लंब और आधार का मिला है। लंब और आधार के अनुपात को दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं? tan थीटा ही लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है, तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस केवल इसमें भाषाएं हैं और आपको भाषाओं को समझना है। यदि आप भाषाओं को समझ गए तो आपके लिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, और यदि आप भाषाओं को नहीं समझ पाया तो ये चैप्टर आपके लिए कठिन भी होगा, लेकिन आपको बहुत ही सरल विधि से बताया जाएगा, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत होने वाली है ही नहीं। बस थोड़ा आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, जैसा हम कहते जाएं उसी अनुसार आप लिखते जाएं। आपको वादा करते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं, और ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे पेपर में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिएगा, देखते हैं हम लोग इस प्रकार से एक प्रश्न को। यहाँ हम लोग कोण की बात कर लें तो कोण होता क्या है? कोण दो प्रकार के यहाँ दिए जाते हैं। एक दिया जाता है उन्नयन कोण और एक दिया जाता है अवनमन कोण। जैसे मान लो ये आपका नेत्र है और यहाँ आपका नेत्र का ठीक क्षैतिज लाइन, मतलब आपको सीधी लाइन में देखना है, और इस सीधी लाइन से ऊपर अगर कोई वस्तु स्थित है और आप उस वस्तु को देखना चाहते हैं नेत्र से ऊपर, यानी नेत्र के क्षैतिज अक्ष से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए आप अपने शीर्ष को ऊपर की ओर उठाते हैं। और जब आप शीर्ष को उठाएंगे तो शीर्ष में आपके आंख भी है। आंख अपनी पूर्व अवस्था के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाती हुई घूम रही है।
जो कोण बनाती हुई घूम रही है उसी कोण को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों उन्नयन कोण का। नेत्र से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए, नेत्र से ऊपर की वस्तु को या नेत्र के क्षैतिज अक्ष से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हैं। इस दौरान नेत्र द्वारा प्रारंभिक स्थिति से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर रखी हुई वस्तु को देखने में आंतरित किया गया कोण। अगला क्या है? अवनमन कोण। जब आप यहाँ पे हैं और आपको नीचे की वस्तुओं को देखना है, अब आप यहाँ देखना चाहते तो चाहे आप पलकों को झुकाएंगे या फिर गर्दन को झुकाएंगे। अब अगर गर्दन सीधा था तो आपकी जो नेत्र है वो यहाँ की वस्तु को देख रही थी। यहाँ से यदि आप नीचे की वस्तु को देखना चाहते हैं तो आपको अपना गर्दन झुकाना होगा। गर्दन झुकाएंगे तब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। इस दशा में आपकी नेत्र ने घूमते हुए कुछ कोण आंतरित किया होगा। उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अवनमन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? अवनमन कोण। तो नेत्र की क्षैतिज अक्ष से नीचे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हैं। इस दौरान नेत्र द्वारा आंतरित किया गया कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो ये रहा आपका उन्नयन कोण और ये है आपका अवनमन कोण। अब आप उन्नयन और अवनमन समझ चुके हैं। यदि आप जमीन पर खड़े हैं और किसी मीनार को देख रहे हैं तो शायद आपको अपना गर्दन ऊपर उठाना होगा, और यदि आप ऊपर उठाएंगे गर्दन तो वहां पर कोण क्या बनेगा दोस्तों? उन्नयन। यदि आप छत पर खड़े हैं और जमीन पर रखी हुई किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वहां आपको अपना गर्दन झुकाना होगा, और इस दशा में जो कोण बनेगा उस कोण को आप क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। तो वैसे स्पष्ट हो जाना चाहिए था उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर समस्या नहीं है, यदि आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जिससे कोई भी क्वेश्चन होगा आपका हल जरूर होगा। तो इतना कुछ यदि आप समझ गए हैं तो अब देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न को, जो कि आज का पहला प्रश्न है। यहाँ दोस्तों देखिएगा केवल 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग किया गया है। इन तीनों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु अर्थात आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु का मतलब होता है उसका आधार, और जो आधार होता है जिसे हम लोग नींव कहते हैं वो जमीन पर ही होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जमीन पर। तो अब यहाँ देखिएगा भूमि के एक बिंदु, तो अभी तो भूमि का कोई बिंदु है तो आप कोई बिंदु ले लीजिए। यहाँ भाषा को देखते हुए आप चित्र अगर बना ले जाते हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और यदि आप चित्र नहीं बना पाते तो वादा है क्वेश्चन आपसे लगेगा भी नहीं। थोड़ा जरूर कापी और कलम लेकर बैठिएगा जिससे आपको भी कोई समस्या ना हो और आप भाषा को आसानी से समझ सकें। तो भूमि के एक बिंदु, तो आपने भूमि पर कोई बिंदु खींच लिया। बिंदु कॉमा लगा हुआ है, यहां रुकेंगे थोड़ी देर फिर देखेंगे। जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ इस भूमि से 30 मीटर की दूरी पर कोई मीनार है, मतलब इसमें ये कहा गया है भूमि का जो बिंदु है मीनार से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मीनार है तो जमीन के नीचे तो होगा नहीं, जमीन के ऊपर होगा मीनार। अब एक बिंदु है वो भी जमीन पर ही है, लेकिन मीनार कहाँ होगा? जमीन से ऊपर होगा। अब यहां देखिएगा ये रहा आपका मीनार। मीनार को हम लोग कुछ मान लेते हैं, मीनार को हम लोग दोस्तों ए बी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? ए बी। और इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार से कितनी दूरी है? 30 मीटर की दूरी पर है। कौन है? वह बिंदु जो आपने बिंदु लिया था वो मीनार से कितनी दूरी पर है? तो ये है 30 मीटर की दूरी पर। इस बिंदु को दोस्तों हम लोग क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। जैसा उसने दिया वैसा आप नोट कर दीजिए। इसकी दूरी कितनी दी गई है? 30 मीटर। ये तो हो गया आपका 30 मीटर।
उसने जो कहा है वैसे आप चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा एक बिंदु है तो आपने बिंदु लगा दिया। जो कितनी यानी कहां से और कितनी दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से मतलब आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, तो आधार इसका बी है, ये तो शीर्ष है, आधार है बी, तो बी से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आगे कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ इस बिंदु से मीनार के शीर्ष को देखा जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ आप क्षैतिज देखोगे तो बी दिखाई देगा, लेकिन अगर आप शीर्ष को देखना चाहते हैं तो आपके नेत्र से ऊपर की वस्तु है, तो इसके लिए आपको गर्दन को ऊपर उठाना होगा। और यदि आप गर्दन को ऊपर उठाते हैं तो जो आपका नेत्र था वो भी घूमेगा, तो कुछ ना कुछ कोण क्या करेगा, आंतरित करेगा शीर्ष को देखने के लिए। तो ये रहा आपका मीनार जिसके शीर्ष को आप देखना चाहते हैं। तो शीर्ष को यदि आप देख रहे हैं तो इन्होंने कहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब शीर्ष को देखने पर जो उन्नयन कोण बनता है, तो आप यहीं से तो देख रहे हैं, कोण तो हमेशा नेत्र के पास ही बनेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं इसके शीर्ष को, तो ये कितने अंश का कोण बन गया, कह 30 अंश है। फिर आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये रही आपकी आकृति जो आपके प्रश्न के अनुसार तैयार कर दी गई है। अब आप इसको हल करते चले जाओ। आपने इसमें माना है मीनार की जो ऊंचाई है वो ए बी बराबर है इसके एच के। तो यहां से आपको हल करना है। यहां आप लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। इसमें आपने मान लिया दोस्तों कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है, ऐसा तो आपने मान ही लिया है। अब आप यहां लिखेंगे आपने आकृति खींचा है त्रिभुज ए बी सी। आपने इसमें एक त्रिभुज खींच लिया, उस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, जहां मीनार का जो आधार है वो बी है। मीनार हमेशा सीधा खड़ा होता है, अगर कोई वस्तु किसी भी तल पर बिल्कुल सीधा खड़ी है तो वहां पर कोण कितने अंश का बनेगा दोस्तों, 90 अंश का कोण बन जाएगा। पृथ्वी के साथ में और उस वस्तु के साथ में कोण कितने अंश का बना, 90 अंश का, क्योंकि सीधा क्षैतिज पड़ी है और ये सीधा क्षैतिज खड़ी है, तो यहाँ कोण कितने अंश का आएगा, 90 अंश का आएगा, जिसमें हमें न्यून कोण दिया गया है। तो अब यहाँ आपको लिखना है जो कोण बी है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। इसके बाद दोस्तों जो कोण सी है वो आपका दे दिया गया है 30 अंश, ऐसा दिया गया था। यहां थोड़ी दूर पर आप लिख सकते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ये रहा आपका उन्नयन कोण जो कि आपको दे दिया गया है 30 अंश। अब यहां से देखिएगा न्यून कोण के सामने वाली भुजा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये हो गया लंब, और लंब आपको दे दिया गया एच, जिसका मान भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। न्यून कोण जिस भुजा पर बना होता है उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहां भी आपको लिख लेना है आधार। आधार कितना दे दिया गया है दोस्तों, तो ये दे दिया गया है 30 मीटर। यहाँ ना तो हमें कर्ण दिया गया है और ना ही हमसे कर्ण पूछा गया है, आधार देकर लंब पूछ लिया गया है। तो जो दिया गया उसको नोट कीजिए, जो पूछा गया है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। फिर आपको ये देखना है कि आप उस त्रिकोणमितीय अनुपात का चुनाव कीजिए जो लंब और आधार में संबंध बता सके। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, लंब और आधार के लिए कौन आता है, एल बटा ए के लिए आता कौन है, tan। अगर लंब और कर्ण के लिए पूछता तो आप लगाते साइन, आधार और कर्ण के लिए पूछता तो आप लगाते कॉस, लेकिन इसने पूछा किसके लिए है, लंब और आधार के लिए, इसमें आएगा कौन, तो इसमें आ जाएगा tan। तो यहां आपको लिख देना है tan थीटा। tan थीटा दोस्तों यहां पर जो आपका कोण है वो tan थीटा बराबर, आप सूत्र जानते हैं tan थीटा बराबर होता क्या है, एल बटा के का एल बटा ए है। एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार, ये हो गया लंब बटा आधार। अब एक बात यहां ध्यान रखिएगा, क्या कोण आपका थीटा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भी कोण थीटा नहीं है, कोण तो हमारा सी है। कोण क्या है दोस्तों, सी है। तो आप लोग यहां पर हमने आपको बताया होगा कि थीटा कोण है, इसका मान कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पर जो हमारा थीटा दिया गया था सूत्र में, वो यहाँ पर है कौन, सी है। कोण हमारा सी पर बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे tan सी। अब tan सी बराबर सूत्र हो गया दोस्तों लंब बटे आधार। लंब तो आपको पता ही है कितना, h बटे आधार, तो आधार भी आपको पता है 30, और tan तो है ही, लेकिन c का मान, तो कोण c दोस्तों आपको दे दिया गया 30 अंश। जैसा कि आपको त्रिकोणमिति में बताया गया होगा, आप इसके पहले के वीडियोज को जरूर देखिएगा और आप स्पष्ट कीजिएगा कि कोण कितने अंश का है। और फिर tan 30 अंश का मान आपको याद होना चाहिए, और tan 30 अंश का मान होता कितना है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, जो कि आपको बता दिया गया है। अब आप लोग उसे जरूर जाके देखिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा, जिससे आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। h/30 मतलब दोस्तों tan 30 अंश का मान आप जानते थे 1/√3 बराबर है h/30। यहां पर अब आपको देखना ये है कि आपको मान किसका निकालना है, h का। तब h को रोक लीजिएगा, 30 भाग कर रहा है, अगर दूसरी ओर ले जाएंगे तो गुणा कर देगा, तो यहाँ भाग करा इधर आएगा, गुणा करेगा तो गुणा तो अंश में होगा, क्योंकि हर से आएगा तो अंश में। 30 अकन्नम, तो क्या हो गया दोस्तों 30 बटे में क्या आ गया √3 बराबर केवल और केवल क्या बच गया, h। इतना काम तो आपका हो गया। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है क्या, यहां पर अब आपका जो 3 है वो रूट में है, और नियम है कि आप रूट को हर में मत रखिए, अगर हो सके तो आप रूट को हर से अंश में लेके चले जाइए। तो यहां पर हमें अगर स्क्वायर किसी भी तरीके से मिल जाए तो रूट गायब हो जाएगा, तो ये व्यवस्था यहाँ होगी 30/√3 है। यहाँ कितनी बार है दोस्तों, तो एक बार है। अगर एक बार है और एक बार हम यहाँ नीचे गुणा कर दें तो दो बार हो जाएगा, लेकिन मान में तुरंत हो गया परिवर्तन, क्योंकि यक्के बार था, आप तो दो बार लेकर चले आए। तो गणित कहता है जितने से भाग करो उतने से गुणा भी कर दो, मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि यदि आपको जरूरत है तो √3 से √3 काट सकते हैं, फिर वही लिखा रहेगा 30/√3। लेकिन आपको काटना नहीं है, आप अगर काटना ही होता तो फिर गुणा क्यों करते। बराबर बचा क्या है, तो बचा हुआ है h। अब देखिएगा ऊपर तो गुणा हो गया, 30 का गुणा √3 में हुआ तो 30√3, और नीचे √3 का गुणा √3 में, तो एक बार यहाँ था, एक बार और मिल गया, तो ये हो गया दोस्तों √3 का स्क्वायर बराबर हो गया h। स्क्वायर से रूट हो गया गायब, तो ऊपर हो गया 30√3 बटे कितना 3। 3 से यदि आप काट सको तो बाहर वाले को काट दो, क्योंकि आप रूट में घुस के नहीं काट सकते, बाहर वाले को ही काट सकते हैं। 3×30, मतलब दोस्तों यहां पर आ गया 10√3 बराबर है h के। यहां हम लोग लिख सकते हैं h बराबर 10√3। ये रहा आपका आंसर। यदि आप यहां नहीं छोड़ना चाहते, कुछ और आगे हल करना चाहते हैं, तो और भी आप हल कर सकते हैं, √3 का मान रख सकते हैं। तो ये होगा h बराबर 10 तो है ही, गुणे √3, और √3 का मान होता है 1.732। ये होता है 10 से गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10 दूना 20 के 0, हासिल आया 2, 10 आया 30 और 2 32 के 2, हासिल कितना बचा 3, 10 सती 70 और 3 73 के 3, हासिल कितना बचा 7, 10 अकन्नम 10 और 7 17। 1 2 3 अंक पर दशमलव है, 1 2 3 अंक पर आप लगा दीजिए दशमलव। अगर दशमलव के बाद लास्ट में 0 है तो उसे लिखो तब भी ठीक है, और ना लिखो तब भी ठीक है। हो गया 17.32 मीटर। इतनी ऊंचाई है दोस्तों खंभे की, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आए होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आशा करते हैं आपके जरूर लग जाएंगे। तो यदि नहीं भी लगेंगे तो आप जरूर बताइएगा। अब आप इसको एक काम करते हैं, नोट कीजिएगा, फिर बताते हैं आपको आज का अगला प्रश्न। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना है, लेकिन नोट कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपके 6 नंबर स्पष्ट हो जाएंगे। तो फिर आप इसको नोट कीजिए थोड़ा जल्दी।
जी हाँ दोस्तों, ये रहा आज का आपका दूसरा प्रश्न और इसमें कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे प्रश्नों की संभावना बहुत ही अधिक होती है पेपर में आने की। इस प्रकार के प्रश्न अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको दे दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब कोई पेड़ है जो आंधी आने के बाद टूट जाता है और उसके बाद कहा गया है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और फिर इसके साथ अर्थात जमीन के साथ में कितने अंश का कोण बनाता है? तो 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु अर्थात आधार की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ के आधार से पेड़ के आधार से उस बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर टूटकर गिरा हुआ है वहां तक की दूरी कितनी दे दी गई है? 8 मीटर। पेड़ की आपको ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपको भाषा समझ में आएगी तभी आपका सवाल लग पाएगा, अन्यथा बिल्कुल भी सवाल लगने वाला नहीं है, गलत हो जाएगा। जबकि बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ये सब। तो चलिएगा, देखते हैं, एक एक पॉइंट आप पढ़ते जाएं और उसका चित्र बनाते जाएं। यदि आप उसका चित्र खींच ले जाते हैं तो क्वेश्चन तो आपका मिनटों में लग जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, खाली दिखने में जटिल होते हैं, बाकी वास्तव में तो एकदम बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं ये। देखिएगा, कोई एक पेड़ है, पहली बात तो हम लोग एक पेड़ खींचते हैं। तो एक पेड़, यहाँ आप देखते हैं एक पेड़ है, इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पेड़ जो आपका था उसको हम लोग मान लेते हैं ए बी का। जो हमारा पेड़ है वो ए बी है और पेड़ की ऊंचाई लास्ट में ज्ञात करनी है। तो याद रखिएगा, पेड़ की कुछ ना कुछ तो ऊंचाई रही होगी। अगर पेड़ टूटा है तो उसके पहले तो पेड़ सीधा खड़ा रहा होगा और अगर पेड़ खड़ा रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई जरूर रही होगी। तो अब हम लोग मान लेते हैं इसकी ऊंचाई को। पेड़ की ऊंचाई को हम लोग क्या मानते हैं? कैपिटल एच। जो पेड़ की ऊंचाई है दोस्तों, इतना ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान लेते हैं जो हमारा पेड़ था वो एच मीटर ऊंचाई का था। पता चला आंधी आई, क्या आ गई? आंधी। जब आंधी आई तो पेड़ कहीं से टूट गया और टूट कर वो आकर जमीन पर गिरा। तो मान लेते हैं यहां पर पेड़ ए बी था, वह सी से टूट गया है। कहां से टूट गया? सी से। जो आपका पेड़ ए बी था वो बिंदु सी से टूट चुका है। तो हम लोग इस बिंदु को क्या मानते हैं? सी मानते हैं। अच्छा बताइएगा दोस्तों, जब ये पेड़ टूट जाएगा तो टूट कर कहाँ गिरेगा? हवा इधर से है तो जमीन पर आकर गिर जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से टूट कर नहीं गिरता, मुड़ जाता है। यहाँ देखिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, टूटा तो है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, टूट कर डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता, बल्कि जहां से टूटा है वहीं वो मुड़ जाता है। अच्छा, अगर मुड़ा तो चलो ठीक है, मुड़ जाता है, इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर है कौन? ए है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, मतलब जो उसका शीर्ष भाग था वहां के जमीन पे गिर जाता है वहां से मुड़ने के बाद। और ये शिखर जो तुम्हारा ए था, पहले तो वो सीधा ऊपर था लेकिन अब टूट कर गिरा तो ये चला आया कहां पर? जमीन पर, और ये रहा जमीन। देखिएगा, जमीन को छूने लगता है तो कौन छूने लगता है? जो पेड़ का शिखर था दोस्तों, वही तो टूट कर कहाँ आ गया है? जमीन पर आ गया है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसा उन्होंने कहा है आप वैसे ही हल करोगे, कोई भी दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो अभी तक इन्होंने क्या कहा था? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पर आंधी आने के पहले तो पेड़ सीधा खड़ा रहा होगा। तो देखिएगा, आंधी आने के पहले पेड़ खड़ा था, हमने उसकी ऊंचाई को कैपिटल एच मान लिया है और उसका जो भाग था उसे ए और बी का नाम दिया है। आधार क्या है? बी है और शीर्ष क्या है? ए है। शीर्ष को ही शिखर कहते हैं। आंधी आई तो जो पेड़ था उसी से टूट गया और टूट कर गिरा कहाँ? जमीन पर गिरा। और जब जमीन पर गिरेगा तो शीर्ष में तो आके छूने लगता है। तो ऊपरा ए था वो आ गया जमीन पर और छूने लगता है।
चलो ठीक है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, इसके मतलब जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है। दोस्तों जब ये टूट कर जमीन पर गिरा तो यहां पर इसने कोण कितने अंश का बनाया। आप कहेंगे जी बिल्कुल 30 अंश का कोण बना दिया। यहां तक तो बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब यहां देखिएगा 30 अंश का कोण बनाता है, बनाने दीजिए कोई बात नहीं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ तो ये था, ये जो आपका पेड़ ए बी है, ए तो इसका शिखर है लेकिन इसका पाद बिंदु क्या है, बी है। पाद बिंदु का मतलब होता है इसका आधार, तो आधार कौन है दोस्तों, बी है। तो यहां कहा गया पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कहां से, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी जो पेड़ का शिखर था जहां जमीन को छू रहा है, वहां से जो पाद बिंदु की दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। अब देखिएगा ये वह बिंदु है जहां पेड़ का शिखर गिरा था और जमीन को छू रहा था। यहां से आपको दूरी बतानी है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। तो पेड़ का पाद बिंदु जो था अर्थात आधार जो था वो बी था और शिखर क्या है, ए है। तो ए से लेकर बी तक की यहाँ जो दूरी है जमीन पर वो कितनी है, 8 मीटर है, जैसा कि आपको प्रश्न में दे दिया गया है। दोस्तों यहां से आपको बतानी है पेड़ की ऊंचाई। तो अब एक बात है, अभी तो आपको पेड़ की ऊंचाई तो आपको मिल चुकी है, आपने त्रिभुज भी बना लिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब पेड़वा टूट कर गिर गया तो कुछ भाग तो अब भी बचा होगा। अच्छा बताइएगा, जब पेड़ टूट कर गिरा तो कुछ भाग बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ थोड़ा बाहर समझिएगा इसको, ये देखिएगा ये आपका है ए बी, अपनी भाषा में समझिएगा। अगर इसकी ऊंचाई 10 है, कुल कितना है 10, यहां से इतना भाग टूट जाए, अब ये जो भाग था टूटा, अगर यहां मान लो 2 है, कितना है 2, तो नीचे कितना बचा होगा, 8 बचा होगा। अगर मान लो आपके पास कुल ऊंचाई दे दी गई थी, कुल ऊंचाई पेड़ की कितनी थी, 10 मीटर कुल थी। जब ये टूट कर गिरा तो अब भी पेड़ का कुछ भाग तो खड़ा होगा। जब ये टूट कर गिर गया तो बताओ पेड़ का कुछ भाग खड़ा है कि नहीं खड़ा है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो टूट कर गिर गया, पहले क्या था 10 था, टूट कर कुछ भी गिरा हो आपको कोई मतलब नहीं, बचा कितना है। तो अगर आपका 5 बचा है मतलब 5 टूट कर गिरा है। अगर आपका 6 बचा हुआ तो कुल रहा 10, 6 बचा, जैसे आपके पास 10 रुपए थे, 6 बचे हैं, तो फिर गिरा कितना, 10 में से 6 बचा हुआ अर्थात 4 गिर चुका है। तो अब यहां आपको देखना है, जब टूट कर गिर गया तो गिर जाने दो, पर कुछ तो बचा होगा। तो जो बचा है वो भी ऊंचाई ही है, लेकिन पहले ऊंचाई ज्यादा थी अब ऊंचाई कम है। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, इस ऊंचाई को स्मॉल एच का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं, स्मॉल एच का। चाहे आप स्मॉल एच को अंदर लिखिएगा या फिर बाहर ही लिखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर कोई पूछे भैया पूरा रहा एच, पूरा था कैपिटल एच, अभी आधा बचा है स्मॉल एच, तो टूट कर गिरा कितना। जैसे 10 था, 8 बचा है, तो गिरा कितना, आप साफ साफ कह देंगे 2 गिरा। कैसे, कुल में से जो बचा हुआ है उसको माइनस कर दिए, गिरा हुआ वैसे पता चल जाएगा। तो कुल था कैपिटल एच, बचा है स्मॉल एच, तो जो शेष भाग था वो कितना बचा होगा, कुल में से जो बचा है उसको माइनस कर दो, यही बचा। पर ये अब ऊपर नहीं रहा दोस्तों, ये तो टूट कर गिर चुका है, तो जो ऊपर था वही तो नीचे आ चुका है। तो ये भाग होगा आपका एच माइनस एच। कुल भाग में से जो बचा हुआ भाग है उसको आप माइनस कर दीजिएगा, पता चल जाएगा टूट कर गिरा कितना है। तो कुल था एच, बचा है स्मॉल एच, तो बड़े एच में से नहीं कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा दीजिए, शेष भाग मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जो ज्ञात करना था वो आप उसका आकृति खींच चुके हैं। अब आपको हल करना है और पेड़ की ऊंचाई बताना है, अर्थात कैपिटल एच का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, कैपिटल एच का। अब इसको हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। वीडियो तो आपको स्पष्ट आ रही है या फिर नहीं आ रही है, 1 मिनट चेक कर लें। जी वीडियो बिल्कुल स्पष्ट है। जी अब देखिएगा, इसमें हम लोगों को एक त्रिभुज दिया गया है, वो भी समकोण त्रिभुज,
क्योंकि पेड़ जमीन पर सीधा खड़ा है, तो वो कोण कितने अंश का बनाएगा? 90 अंश का। यहां देखिएगा साफ साफ आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो यहां देखिएगा आपको पहले करना क्या है, मान लेना है। माना यहां से आप हल करने वाले हैं, अभी ऊपर तो केवल प्रश्न लिखा हुआ है। माना पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है दोस्तों? कैपिटल एच है। तथा पेड़ स्मॉल एच ऊंचाई से टूटा है। ये आपने मान लिया, यही तो आपको मानना था। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई जो कि आपको ज्ञात करनी है, तथा पेड़ यच ऊंचाई से टूटा है, मतलब अभी यच बचा हुआ वहां से टूट चुका है। चलिएगा अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम लोग यहाँ एक त्रिभुज जो प्राप्त किए हैं प्रश्न के अनुसार खींचकर, वहां पर आपको त्रिभुज मिला हुआ है एबीसी, जिसमें कोण जो बी है वो दोस्तों होगा 90 अंश, क्योंकि ये पेड़ सीधा खड़ा है कोण बी पर, यानी बिंदु बी पर, तो कोण बी हो गया 90 अंश। इसके बाद देखना है जो कोण ए था वही तो 30 अंश है, क्योंकि शीर्ष आ गया है जमीन पर और पृथ्वी के साथ 30 अंश का कोण बना है, तो कोण ए का मान हो गया दोस्तों 30 अंश। चलिएगा कोण ए तो हो गया 30 अंश। इसके बाद देखते हैं अब न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाएगा? लंब, और अंदर जो आपका लंब दिया है वह स्मॉल एच। केवल त्रिभुज के भीतर देखिएगा लंब बराबर क्या दिया है? स्मॉल एच, और जिस भुजा पर कोण बना हुआ है वह भुजा है 8, और जिस भुजा पर कोण बना होता है उस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। आधार कितना है? 8। समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, इसे हम लोग कहेंगे कर्ण। तो कर्ण है कितना? एच माइनस एच। इतना लिखने के बाद अब हम लोग हल करेंगे, तो पहले अगर स्मॉल एच मिल जाएगा तो हमें कैपिटल एच आसानी से मिल सकता है। तो पहले हम लोग स्मॉल एच को ज्ञात करते हैं लंब और आधार लेकर, क्योंकि आधार पता है लंब नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। एक बात का फिर वही विशेष ध्यान रखिएगा, वहां सूत्र में कोण थीटा है लेकिन यहाँ कोण थीटा नहीं है बल्कि ए है, क्योंकि न्यून कोण लिया जाता है और न्यून कोण बना हुआ है ए पर, इसलिए हम लोग यहाँ सूत्र लगाएंगे tan ए बराबर लंब बटा आधार। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, tan ए बराबर है लंब, और लंब का मान आपको दे दिया गया है h बटा दोस्तों है आधार, तो आधार भी आपको दे दिया गया है 8। tan ए, तो ए का मान भी आपको दे दिया गया 30 अंश, तो यहाँ आप आराम से लिख सकते हैं 30 अंश। अब tan 30 अंश का मान तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखिएगा हम लोग हल करते हैं। tan 30 अंश का मान क्या है? तो tan 30 अंश का मान है 1/√3, लिख दीजिए, बराबर होगा h बटा 8। 8 भाग कर इधर आएगा, गुणा कर देगा, तो 8 बटे में है √3, बराबर केवल और केवल क्या बचा हुआ? h। अर्थात दोस्तों अब हमें स्मॉल h का मान मिल चुका है 8/√3। जो स्मॉल h है उसका मान तो आपको मिल चुका है 8/√3, लेकिन आपको स्मॉल h नहीं ज्ञात करना है, बल्कि पेड़ की ऊंचाई कुल ज्ञात करनी थी, जो कि हमारी है कैपिटल एच। अब देखिएगा इस त्रिभुज में हमारा कैपिटल एच कहाँ मिल रहा है? तो मिल रहा है कर्ण में। किसमें मिल रहा है? कर्ण में। आपको आधार दिया है, लंब तो आप ज्ञात ही कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे किसके लिए? आधार यहाँ है और कर्ण यहाँ है, जिसमें आधार पता है कर्ण नहीं पता है, तो आधार और कर्ण के लिए लगाएंगे। तो आधार और कर्ण के लिए आप लगाएंगे, एक बार लगाए लंब और आधार के लिए, एक बार लगाएंगे आधार और कर्ण के लिए। तो आधार और कर्ण में कौन संबंध बताता है दोस्तों? कभी आपको सूत्र बताए हैं, होता है कॉस थीटा, पर यहाँ थीटा ना होकर ए रहेगा। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा कॉस तो है ही, ए का मान आपको दे दिया गया है, और ए का मान दिया है, ए का मान कितना है? 30 अंश, तो आप जरूर लिखिएगा 30 अंश। आधार आधार है 8 बटे कर्ण, और कर्ण है एच माइनस एच। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों cos 30 अंश और cos 30 अंश का मान आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप पहले के वीडियोज को अवश्य देखिएगा। cos 30 अंश का मान होता है √3/2,
बराबर इधर है 8/h-h। आपको जिसका मान निकालना है वो बटे में है, तो आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ भिन्नों को उलट दीजिए। अगर दाईं ओर उल्टेंगे तो बाईं ओर भी उलट जाएगा। तो ये हो गया 2/√3 बराबर इधर हो जाएगा h - बटे कितना 8। भाग कर रहा इधर आएगा, गुणा कर देगा, क्योंकि आपको कैपिटल एच चाहिए तो केवल कैपिटल एच को रोकना है, तो पहले तो 8 आएगा। 8 दूना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 दूना 16 बटे में क्या है √3 बराबर में बचा हुआ है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। आपको कैपिटल का मान निकालना है तो एच को इधर भेज दीजिए। 16/√3 माइनस था, इधर आया प्लस हो गया स्मॉल एच बराबर केवल क्या बचा कैपिटल एच। स्मॉल एच की जगह पर आप मान लिख सकते हैं 8/√3, तो आप बड़े आराम से लिख दीजिए 16/√3 प्लस 8/√3 बराबर केवल और केवल क्या बचा एच। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों के रूट यानी दोनों के जो हर हैं वो समान है। इस दशा में जब हर समान हो तो हम लोग एक हर नोट कर लेते हैं, उसके बाद अंश को ऐसे लिख देंगे। तो देखिएगा दो हर हैं और दोनों समान हैं, तो एक हर आप उतार लीजिए, गणित का नियम है। अंश को वैसे चिन्ह सही जुड़े तो जोड़ दो, घटे तो घटा दीजिए, बराबर क्या बचा एच। 16 प्लस है 8 भी प्लस है 16 और 8 24 बटे में √3 बराबर में केवल और केवल क्या बचा एच। आपको बताया गया कि यही छोड़ दोगे तब भी उत्तर सही है, लेकिन नीचे रूट हो सके तो गायब कर दीजिए। तो हो गया 24/√3। यहाँ बात क्या है, जब नीचे रूट है तो आप एक काम कीजिएगा, नीचे भी √3 से गुणा कर दीजिएगा और ऊपर भी √3 से गुणा कर दीजिए, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। यहां से अब देखने वाली बात है, ऊपर का गुणा ऊपर हुआ तो हो गया 24/√3 बटे नीचे 3 का गुणा 3 में हुआ तो हो गया √3 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार था एक बार और आ गया, स्क्वायर से रूट हो गया दोस्तों गायब। तो एच को पहले लिख देते हैं और बाकी को बाद में। तो हो गया 24/√3 बटे में कितना, स्क्वायर से रूट गायब हो गया तो बचा 3, 3 से काट दो 3 8 24, यानी एच का मान आ गया 8/√3। ये रहा दोस्तों पेड़ की ऊंचाई, यही आपका क्या हो गया आंसर। जी हाँ, ये आपका हो चुका आंसर। यही आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। पेड़ कितना ऊंचा था, तो पेड़ था 8√3 मीटर ऊंचा। यहां से चाहे तो आप √3 का मान भी रख सकते हैं और फिर लास्ट में गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। रख के आप जरूर गुणा कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है उसकी, वैसे हल लिख भी दे रहे हैं। या करके यदि आपको जरूरत है तो हल कर देना, एच बराबर 8 गुणे 1.732। तो ये हो गया 8 दूना 16, 8 3 24 और 1 25। फिर हासिल कितना बचा होगा 2, 8 7 56 और 2 58 के 8 हासिल है 5, 8 का नाम 8 और 5 13। 3 अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। ये हो गया आपका एच और इतना मीटर, ये हो गया आंसर। यहां छोड़ दोगे उत्तर आपका बिल्कुल सही है, यहां तक अगर हल कर दोगे तब भी आपका उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अवश्य ही समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एक बार आप लोग इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। आशा और उम्मीद दोनों है कि आपसे जरूर ऐसे प्रश्न लग जाएंगे। कोई भी प्रश्न होगा, यदि आपको विधि आ जाएगी तो आपका जरूर हल होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अगले वीडियोज में बताए जाएंगे। आप लोग खाइए पीजिए मस्त रहिए, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।